पवन जी, जिस दिन दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है उसी दिन प्राइम मिनिस्टर कुंभ जाकर वहाँ पे गंगा मना कर दिया शायद कि वो नहीं जा रहे। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या राहुल गांधी जाएंगे? देखिए साहब, ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय निजी होता है। आप इसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, चलिए बिना कैमरा के जाएं। आप बोल दीजिए हम कैमरा नहीं भेजेंगे, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लिख कर ले लीजिए। एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हिरेन जोशी से डरिए मत। आप ये एक बार कह दीजिए कि साहब ये आस्था का विषय है, हम कैमराज नहीं भेजेंगे और हम आपका कोई कवरेज नहीं देंगे। बीजेपी का एक नेता कुंभ में नहीं जाएगा। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के माहौल का ताजा हाल बता दें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर किसी तरह केजरीवाल और उनकी सरकार की कमियां और खामियां निकालने में लगी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने कामों को गिनाते गिनाते थकती नहीं है। कुल मिलाकर 3 तिगारा काम बिगाड़ा जैसा माहौल बना हुआ है। सभी पार्टी एक दूसरे पर जितना कीचड़ फेंक सकती है उतना फेंका जा रहा है। जनता फुल्ली कंफ्यूज हो गई है, आखिर यकीन कौन सी पार्टी पर करे। ऊपर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में आप सरकार की तारीफ करते हुए फुल सपोर्ट कर दिया, जिसने कांग्रेस बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। और अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के बहकावे में कभी नहीं आने वाली है दिल्ली की जनता। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। यहाँ पर बैठी ये जो जनता है, खास तौर पर युवा है, ये समझना चाहते हैं कि आपकी जो लड़ाई है, आपका जो संघर्ष है, वो वैचारिक है या फिर जीत हार का ही मसला है। देखिए, भाई 8 महीना पहले साथ हो लिए, अब अलग हो लिए। वैचारिक है। भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं, शुरू से अब तक वैचारिक संघर्ष हमारा रहा है। हम उनके खिलाफ रहे, कभी उनसे समझौता नहीं हो सकता। और राष्ट्रीय स्तर पे जब सबने ये माना कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना है, तो हमने स्वीकार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में भी हम इन्हें स्वीकार करेंगे। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी एक बुरी खबर की तरह साबित हुई है, एक बुरा सपना की तरह साबित हुई है। 10 साल दिल्ली ने भुगता है आम आदमी पार्टी को और अब दिल्ली को इनसे निजात मिलनी चाहिए। और जाहिर है कि ये जब आप बोलते हैं ना, तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बातें दिमाग में चलने लग जाते हैं। वो भी आपदा आपदा कह रहे हैं। आप अपने घर पे बुला के मेरा अपमान कर रहे हैं। कहाँ आप भी, वो तो केजरीवाल जी यही कहते हैं, दोनों लोग साथ हो गए हैं। वो आपदा कहते हैं, आप 10 साल का वो कहते हैं। भाजपा से हम कभी नहीं मिल सकते, ये सब जानते हैं। मुझे लगता है कि रमन टेक ओवर करें, उसके पहले मैं एक सवाल और करूंगा आपसे पवन जी, और वो ये है कि मैं कल देख रहा था एक तस्वीर और मुझे 2017 याद आ रहा था। 2017 में यूपी के 2 लड़के, और मैंने उसको कवर किया था लखनऊ में। कल मैं देख रहा था, उन्हीं में से एक लड़का, अब कहने के लिए यूफेमिस्टिकली कह देते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। बड़े मनोयोग से इंडिया का गठन हुआ था। ये क्या हो गया? नहीं, कोई गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हम इकट्ठे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी और हम। लेकिन राज्य में वो किसको समर्थन दें किसको ना दें, ये उनके ऊपर है। इसमें हम कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। और दिल्ली में मुकाबला सीधा सीधा हमारा इनसे और भाजपा से है। इसमें किसी चौथे दल की कोई उपयोगिता दिल्ली में है भी नहीं। नहीं, लेकिन आपके साथ वो नहीं आए, वो जिनके साथ तो जाना था उन्हीं के साथ गए। उसमें कोई गलत नहीं है। स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है इस देश में। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर उन्होंने एक चॉइस की है कि दिल्ली के चुनाव में उन्हें किसी को समर्थन देना है, वो दे रहे हैं। बोलिए पवन जी, 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेहद करीबी के रूप में आपकी भूमिका रही। उस वक्त पार्टी और संगठन में भी आप लगातार सक्रिय रहे थे। अब नई भूमिका में, जो राजनीति में नई भूमिका में, अपने आप को कितना कंफर्ट महसूस करते हैं? बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि काम करने का मौका उस वक्त भी मिला, उस वक्त सरकार में मिला, अब संगठन में काम करने का मौका मिल रहा है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे हम अपनी बात रख पाते हैं। विचारधारा की जो लड़ाई राहुल जी बार बार कहते हैं, उसको लड़ने में आनंद आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा प्लेटफॉर्म। अब मैं ये देख रहा हूं कि आपके पास भी सीएजी रिपोर्ट है और अब आप अरविंद केजरीवाल के पीछे हैं। अब ये जो सीएजी रिपोर्ट का मसला है, कभी आप सीएजी को लेकर के उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे। नहीं, एक फर्क है। सियासत एक फर्क है। जब अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट्स लेकर घूमती थी, तो मीडिया में भी सीएजी रिपोर्ट्स पे बहुत चर्चा होती थी। आज जब हम सीएजी रिपोर्ट्स उठाते हैं तो मीडिया उस पर चर्चा नहीं करता। ये शिकायत तो मैं आपसे करूंगा, आपके चैनल से नहीं, जनरली मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये अरविंद केजरीवाल जो लोकपाल की गाड़ी पे सवार होकर चुनाव लड़ता था, जीतता था, सीएजी रिपोर्ट्स दिखा दिखा के आपसे वोट लेता था, आज पूछिए इनसे कि लोकपाल कहाँ है, कौन है दिल्ली में लोकपाल, जरा बताएं कहाँ है। अब सीएजी रिपोर्ट में आपके बारे में इतने घोटाले हैं, सिर्फ शराब घोटाला 2000 करोड़ का है। अब क्यों बचते हुए घूम रहे हैं? डिबेट में क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? ये नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के फिर वोट मांगे ना जरा। ये नौजवान सब पढ़े लिखे हैं, इन्हें मालूम है सीएजी रिपोर्ट में क्या लिखा है। 14 रिपोर्ट्स, क्या हालत बना दी इस शहर की।
पूरा शहर नशे की लत में आप उसको धक्का मार के भेज रहे हो, ये हालत कर दी इस शहर की। और फिर कहते हैं फिर आएंगे केजरीवाल। ये आप कभी नहीं आएंगे, ये लिख लीजिए। पवन जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर राजीव कुमार को चुनाव लड़ना है दिल्ली से लड़ ले, और जिस तरीके से राजीव कुमार या चुनाव आयोग की तरफ से भूमिका कल जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री के कपूरथला हाउस पे छापेमारी की गई, और बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें प्रवेश वर्मा के द्वारा पैसे बांटने की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जाता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल पिछले 10 साल से उठा रही है। अभी 11वें साल में अरविंद ने एक सवाल उठा लिया डरते डरते, तो आप वो मुझसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग की भूमिका को अदालत तक ले गई है। लगातार हम उनके वहां जाकर अपने सवाल रखते हैं, उनकी वाहियात शेरो शायरी पे टिप्पणी करते हैं, तब आप हमसे नहीं पूछते। अरविंद केजरीवाल ने क्या पता नहीं आपको क्या घुट्टी पला दी कि वो एक सवाल उसने पूछ लिया चुनाव आयोग से, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, उन्होंने चुनाव ये लड़ने नए की आए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात करी। इन पर आप भरोसा मत करिए। ये बरसाती मेंढक हैं, एक बार इलेक्शन हार जाए ये राजनीति से बाहर चले जाएंगे। इनमें मादा नहीं है संघर्ष करने का। पवन जी, राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी एक प्रेस रिलीज आई है, उसमें कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। While reacting to the media on the Honorable President's address to the Parliament, some prominent leaders of the Congress Party have made comments that clearly hurt the dignity of the High Office and therefore are unacceptable. These leaders have said that the President was getting tired by the end and she could hardly speak. इसमें सोनिया गांधी जी का नाम नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बातचीत करते हुए कहा that the poor lady president was getting bored, tired. She was अगर getting tired. सहानुभूति किसी के प्रति व्यक्त करना गलत है तो ये नई परंपरा ये लोग डाल रहे हैं। ये जो प्रेस रिलीज आप बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन से आई है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति किन से मिलें किन से न मिलें उनकी अपॉइंटमेंट्स भी प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, आप ही जैसे साथियों को इंटरव्यू में कहा है। जब राष्ट्रपति जी को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो सुकेश जी से मिलें या मानक जी से मिलें या किसी से मिलें या न मिलें, वो भी तय, वो लिस्ट वहां से बनती है प्रधानमंत्री से, तो ये प्रेस रिलीज भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आई होगी। हिरेन जोशी का साइन नहीं है बस। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये प्रेसिडेंट की डिग्निटी को हर्ट करता है? कतई नहीं। और ये मैसेज कम से कम कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे रीथिंक करना चाहिए। सुकेश जी, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की छाप लगी हुई है इस पूरे विवाद पर। इन्हें मालूम है कल बजट के वक्त इन पर हमले हम कितने बोलने वाले हैं। इन्हें मालूम है हम आज ही हमले बोल रहे हैं। इन्हें मालूम है कुंभ में जो इतने लोग मारे गए उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग लापता हैं उस पर सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग घायल हैं उस पर सवाल पूछा। आपको मालूम है कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक टोल फ्री नंबर नहीं जारी हुआ। कितने भाजपा के नेता अस्पताल गए घायलों से मिलने। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। ये सब सवालों से बचने के लिए ये विवाद पैदा किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदया के लिए एक सहानुभूति हमारी नेता ने प्रकट की तो उसमें क्या गलत है? हम तो कई बार कहते हैं बेचारे नड्डा जी, हमें बड़ी सहानुभूति है नड्डा जी से। बेचारे नड्डा जी हैं अध्यक्ष, लेकिन हालत क्या बना रखी है उनकी देखिए। जी के बेचारे कहते हैं हम उनको, नहीं, उनको सहानुभूति है हमारी। प्रेसिडेंट को हमारी सहानुभूति नरेंद्र मोदी जी के पूरे कैबिनेट से है। वो उनके ओएसडी भी नरेंद्र मोदी लगाते हैं। हमारी सहानुभूति इस देश के मीडिया से है, क्या चले क्या न चले हिरेन जोशी चलाते हैं। ये उससे भी बड़ा गंभीर आरोप है। अब आपने बोला है तो मुझे भी तो बोलने दीजिए। जी, ठीक। मेरी सहानुभूति तो आपसे भी है। हिरेन जोशी का सुबह सुबह मैसेज आ जाए तो सहानुभूति मीडिया से भी है, सहानुभूति लोकतंत्र से भी है, सहानुभूति पूरे कैबिनेट से भी है, सहानुभूति हमारे 2 लोग छोड़ के अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी भाजपा से है, पूरी आरएसएस से है। बेचारे उनकी क्या हालत बना दी देखिए। नहीं, विपक्ष ये कहेगा, मतलब आपका विपक्ष ये कहेगा कि अपोलोजेटिक होने के बजाय आप ज्यादा और अग्रेसिव, आप ज्यादा अग्रेसिव हैं। ये नहीं, एक सेकंड, अर्थव्यवस्था को चौपट करके अपोलोजेटिक हैं। कल ये माफी मांगेंगे कल बजट पेश करने से पहले कि साहब माफ करिए पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, माफ करिए डॉलर 86 रुपए का हो गया। माफी मांगेंगे? पहले मुझे बताइए ये बोलेंगे 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, हमें माफ कर दो। नरेंद्र मोदी ने कितनी बार माफी मांगी? मणिपुर के लिए माफी मांगी, कुंभ के लिए माफी मांगी, मुझे बताइए। बेचारा कह दिया तो माफी मांग लें, आपने बेचारा कर दिया पूरे देश को, माफी नहीं मांगोगे? कहना और करने में अंतर है या नहीं? पूरे लोकतंत्र को आपने बेचारा कर दिया, आप माफी नहीं मांगेंगे। मणिपुर में सब बेचारे हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे, हम माफी मांगे। क्यों मांगे? प्रेसिडेंट को पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट को पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस घसीट रहा है। ये प्रेस रिलीज आई है, ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेसिडेंट को राजनीति में घसीट रहे हैं। ये गलत है। मणिपुर में आदिवासी सफर कर रहे हैं, आदिवासी राष्ट्रपति है। हमें बड़ा बुरा लगता है उन राष्ट्रपति के मन पर क्या गुजरती होगी आदिवासियों की हालत देखकर। बताएं। माफी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मांगनी चाहिए।
माफी प्रधानमंत्री को इस राष्ट्र से मांगनी चाहिए, माफी हिरेन जोशी को मीडिया से मांगनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रपति के बारे में मैं आपकी पार्टी की तरफ से पहले भी बोला गया, जो गलत था वो गलत था, उस वक्त हमने माफी मांगी थी, और ये गलत नहीं है। और ये नहीं नहीं एक नहीं, वाकया ये देखिए, फिर से आप ये एक जाल बिछाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ताकि कल हम बैकफुट पे रहें। जब इन पर हमको हमले बोलने, हम बैकफुट पे नहीं जाने वाले। हम नौजवानों के रोजगार के सवाल पूछेंगे, हम महंगे सिलेंडर पे सवाल पूछेंगे, हम महंगे पेट्रोल पे सवाल पूछेंगे, हम डॉलर पे सवाल पूछेंगे। बेहतर है, जरूर पूछिए, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। पर साथ ही साथ मुझे बात याद आती है, आपके महासचिव जनार्दन द्विवेदी साहब कभी हुआ करते थे, और भारतीयता के प्रश्न पर उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा बयान, हम लोग प्रेस वाले उनके साथ बैठे थे, उन्होंने दिया था कि हार कई फ्रंट्स पर होती है, उसमें एक हार भारतीयता के सवाल पर भी हुई। और जब मैं सुनता हूँ खड़गे जी को ये कहते हुए कि डुबकी लगाने से क्या होगा, कुंभ में क्या होगा डुबकी लगाने से, क्या गरीबी कम जाएगी, और आप डिफेंड भी करते हैं, तो ये आपको लगता है? करूंगा, मैं बताता हूं क्यों करता हूं डिफेंड। खड़गे जी ने ये राजधर्म की शिक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी है, मेरे और आपके लिए नहीं है। मैं और आप डुबकी लगाएंगे, अपनी आस्था से लगाएंगे, बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन ये लोग पूरे देश को गर्त में धकेल कर और पूरा एक इवेंट बना के चल रहे हैं। उसी कुंभ में लोग जब मर जाते हैं तो ये पीछे पलट के नहीं देखते, अस्पताल में नहीं जाते, टोल फ्री नंबर, कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं करते। तो राजधर्म की ही शिक्षा दी जा रही थी उनको कि साहब जो आपने कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों को वादे किए हैं, वो पूरे कीजिए, ये होता है राजधर्म। ये बयान पहले दिया गया था घटना के। नहीं, राजधर्म की बात तो हम कभी भी बता सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं सिखा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरे ही दिन साबित हो गया कि इनका राजधर्म देख लो, खोखला राजधर्म है। आप आस्था को, आपको मालूम है कुंभ में क्या चर्चाएं चल रही हैं? कुंभ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा की जा रही। क्यों? कुंभ साधु संतों का के लिए होता है, मुझ जैसे जो धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए होता है, राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं होता है। वहां पूर्व न्यायाधीशों को बुला रहे हैं, वहां आप रामनाथ कोविंद जी को बुला रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों? वहां सिर्फ शंकराचार्यों की चर्चा सुनने जाते हैं लोग, हम प्रवचन सुनना चाहते हैं, हम आपके ये राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहते। आप उनको छोड़िए, क्यों आप छोड़िए? नहीं आप इस क्यों बात छोड़िए? नहीं आप इस बात की भी बात बताइए कि साल 2011 में जब सोनिया जी गई, उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, 2001 की बात है, उस वक्त से अभी विचार आपके बदल गया है क्या? देखिए, हमला करना तो बहुत आसान होता है, उनकी बातें भी कर देना। सोनिया जी अगर 2001 में गई, वो अध्यक्ष उसके बाद हम सरकार जब अभी के अध्यक्ष बता रहा हूं कि डुबकी लगाने से क्या होगा? बता रहा हूं, उसके बाद सरकार हमारी बनी, उस 10 साल में हमने अपना राजधर्म पूरी तरह फॉलो किया। हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने स्वास्थ्य का अधिकार दिया, हमने किसानों के ऋण माफ किए, हमने जीडीपी की दर इस देश के इतिहास में सबसे ऊपर करके दिखाई। हमने क्या नहीं किया? हमने राजधर्म को पूरी तरह से उसका पालन किया। अंतर यह है 2014 के बाद उस राजधर्म को पालन करने का आपको अवसर मिले, इसके कई प्रयास आपने किए, विभिन्न राज्यों में किया, लेकिन वो मौके नहीं मिले। कई राज्यों में मिले भी, 15 सालों का कई राज्यों में मिले, कई राज्यों में मिले, 15 सालों का गैप दिल्ली में 15 सालों का ये गैप, 15 नहीं, अभी 11 साल हुए। अभी 11 साल, चलिए ठीक है। आप अभी से रिजल्ट कैसे बता? चलिए पवन जी, जिस दिन दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है उसी दिन प्राइम मिनिस्टर कुंभ जाकर वहां पे गंगा मना कर दिया शायद कि वो नहीं जा रहे। नहीं, वो फिर से कार्यक्रम तो आ गया है कि वो जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद बीजेपी की तमाम शीर्ष नेतृत्व ने वहां पे कुंभ जाकर स्नान किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या राहुल गांधी जाएंगे? देखिए साहब, ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय निजी होता है। आप इसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, चलिए बिना कैमरा के जाएं। आप बोल दीजिए हम कैमरा नहीं भेजेंगे, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लिख कर ले लीजिए। एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हिरेन जोशी से डरिए मत। आप ये एक बार कह दीजिए कि साहब ये आस्था का विषय है, हम कैमराज नहीं भेजेंगे और हम आपका कोई कवरेज नहीं देंगे। बीजेपी का एक नेता कुंभ में नहीं जाएगा, ये लिख लीजिए, श्रद्धालु बेचारे जाएंगे। पर सवाल बड़ा सीधा है, क्या राहुल गांधी जाएंगे? मैं भी सीधा जवाब दिया, आस्था का विषय है, वो निजी होता है। अगर उनको जाना होगा वो जाएंगे, इसका राजनीतिकरण मैं क्यों करूं? मैं चुनाव से पहले ये क्यों बताऊं कि वो जाएंगे और लाभ लेने की कोशिश क्यों करूं? मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, ना कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास रखती है। हमारे कई नेता लगातार जा रहे हैं, हमें उनका चर्चा भी नहीं कर रहे हम। भगवान राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ उसमें हमारे कई नेता गए, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग करना गलत है, वो राजधर्म नहीं है। पवन जी, देखिए, इस बात को तो सब लोग मानते हैं कि आपकी जो राजनीति है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देश में एक बड़े वर्ग में है और एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप लोग देखे जाते हैं।
अब समस्या ये है कि जहां जहां आपकी सीधी लड़ाई होती है, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे कई राज्य हैं जिनको हम गिना सकते हैं, ये जो सीधी लड़ाई है वो 200 लोकसभा सीटों पर भी होती है। और पाया यही जाता है कि बातें आप जितनी भी कहें, लेकिन आवाम ऐसा लगता है कि इन राज्यों में जहां सीधी लड़ाई आप लड़ते हैं या फिर वो लोकसभा सीटें जहां सीधी लड़ाई लड़ते हैं, आपको प्रेफर नहीं आपने करते। कहा 200 लोकसभा सीटों पे सीधी लड़ाई होती है, उसमें से 50% हम ले आए, 100 हम जीते ना। हिमाचल में सीधी लड़ाई थी, कर्नाटका में सीधी लड़ाई। एक सेकंड डेटा वैसे मत करिए, यूपी वाली सीधी लड़ाई नहीं है। चलिए, तो फिर अब आप सीधी किसको मानते हैं? चलिए, जहां पर कांग्रेस और राजस्थान में सीधी लड़ाई थी, हरियाणा में लोकसभा में 11 सीटें हम लाए, हरियाणा में थी, कितनी लाए? 5 लाए। गुजरात में तो खैर हिमाचल में हम पूरी सरकार लेकर आए, आपको वो नहीं दिख और रही। उसके बाद लोकसभा चुनाव आपको हिमाचल की हमारी सरकार ही नहीं दिख रही। सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं याद दिला दूं आपको, 2 साल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में 4 सीटें हैं वहां, उत्तराखंड में भी तो आप ये नहीं कह सकते प्रतिद्वंदी हैं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सीधी लड़ाई में हम हमेशा हारते हैं। राजस्थान में हम एक टर्म जीतते हैं, एक टर्म वो जीतते हैं, लगातार ऐसा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने पूरा एक टर्म आपको दिखाया जीतकर, मध्य प्रदेश में जीतकर दिखाया, उसके बाद चोर दरवाजे से जो हुआ वो आपके सामने हुआ। वहीं साथियों, आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस चुनावी दंगल में जान झोंक दी है। वहीं ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब देखना यह होगा कौन मारेगा बाजी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।